हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं IDFC फर्स्ट बैंक का इलियट वेव एनालिसिस करूंगा। वो इलियट वेव एनालिसिस आपके लिए एक यूनिक एनालिसिस होगा। आप यहां से सीख सकेंगे, जान सकेंगे कि इसका प्राइस स्ट्रक्चर जो पैटर्न है वो किस तरह का बना है। तो इसमें देखेंगे कि आप एक करेक्टिव स्ट्रक्चर पैटर्न बना है जो यूनिक है, हमेशा दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात है, इसी करेक्टिव स्ट्रक्चर में भी एक एंडिंग डायगोनल बना है जो आपको सीखने के लिए चांस है, वो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस मौका को आप मत छोड़िए, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं जो इलियट वेव एनालिसिस करता हूं, इसके साथ साथ मैं फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत देख लेता हूं, ताकि जो मेरा फाइनल डिसीजन होता है आफ्टर टेक्निकल एनालिसिस वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पर खड़ा होता है। तो इसे कोई भी डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंटली आप ले सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जाने से पहले चलिए हम देखते हैं इसका रिटर्न 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो करीब 60% है, और जो 1 ईयर का रिटर्न है वो करीब 43.09%। तो ये तो रिटर्न का हुआ। अब कुछ हम इसका फिनेंशियल फिगर्स को देख लेते हैं। रेवेन्यू को अगर देखेंगे तो रेवेन्यू देखिए ग्रेजुअली इसमें ग्रो किया। पहले था आपको 4,000 करोड़ का दिसंबर 2020 में, दिसंबर 23 में ये बढ़कर हुआ 7,808। और अगर नेट प्रॉफिट में आते हैं तो नेट प्रॉफिट में देखिए इन्होंने 137 करोड़ का जो था वो 137 करोड़ ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते उसको 732 करोड़ का हो चुका। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। एनुअल फिगर में देखिए ये जिसमें आपको 8,578 था मार्च 17 में, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बैंक है ये दो बैंक का मार्जर से हुआ है। IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट, ये दोनों का मार्जर हुआ 2018 में, तब जाके ये बैंक बना। तो इसके लिए देखिए बहुत शॉर्ट पीरियड में इन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया। पहले तो वो 2017 में देखिए मार्च 17 में उसके 8,578 था, TTM में देखिए 28,529, और इसका नेट प्रॉफिट में नेट 1,000 करोड़ था, वहां से होकर 3,027 करोड़ हो। तो बैलेंस शीट में देखिए इसका जो इक्विटी कैपिटल है वो बीच में वो थोड़ा सा इस तरह से और इंक्रीज किया, एडिशन हुआ है, ठीक है। और रिजर्व में देखिए, रिजर्व में तो था पहले 11,278, वहां से हो गया उसका 19,229। सबसे बड़ी मजे की बात है कि अगर आप इसका CWI को देखेंगे तो 6 करोड़ का था, 6 करोड़ से वो 219 में, दैट मींस इसका बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसे बाहर में कुछ ब्रांच भी बन रहा है, तो एसेट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह के स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत मैं मंथली बार चार्ट से करता हूं। तो देखिए मैंने जो बताया था पहले ही कि एक अलग तरीका के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये मंथली चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आप इलियट वेरीफाई करने में पहले से ही आपको दिक्कत आ सका। तो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, वो कुछ इस तरह का है। मैंने कुछ दिखाया कि कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो आप जानते हैं कोई भी करेक्टिव वेव 3 वेव से बनता है। तो 3 वेव में जो 3 तरह का करेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, एक है जिगजैग, दूसरा फ्लैट, तीसरा ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पर फ्लैट करेक्शन के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जो फ्लैट करेक्शन फिर 3 तरह का होता है। एक रेगुलर फ्लैट। देखिए ये फ्लैट जो है इसका ये वेव का स्टार्टिंग पॉइंट करीब करीब एक ही जगह पर है, एक ही लेवल पर है, इसे रेगुलर फ्लैट कहते हैं। अगर थोड़ा सा ये ऊपर चला जाए और ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इसे आप इरेगुलर फ्लैट और एक्सपेंडेड फ्लैट कह सकते, ठीक है। और दूसरी जो है, ये अगर इस तरह के यहाँ अगर खत्म हो जाए तो ये रनिंग फ्लैट कहलाता। तो रनिंग फ्लैट तो यहाँ है नहीं फिलहाल। अब यहाँ पर देखिए क्या ये बन रहा है, एक एक्सपेंडेड फ्लैट बन रहा है। इसे अगर मैं वेब को मार्किंग करूं तो कुछ वेब इस तरह का बन रहा है। देखिए ABC, इसे अगर वेब लाइन से हम जोड़ देंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि किस तरह का एक वेब बना। तो ये एक एक्सपेंडेड फ्लैट, ये हमेशा दिखाई नहीं देगा, कभी कभी आपको दिखाई देगा। अब आते हैं कि मैंने बताया था कि एंडिंग डायगोनल बन रहा। अब तो A बन रहा, B बन रहा, C बन रहा। अब C किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसमें देखिए एक एंडिंग डायगोनल बन रहा है। ये एंडिंग डायगोनल को अगर मार्क करेंगे तो कुछ इस तरह। तो ये रहा ABCDE। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं A वेव। देखिए ये रहा A वेव, और ऊपर जाएगा वो B वेव, फिर नीचे आएगा C वेव। तो इसे A वेव को हम वेव लाइन से अगर जोड़ देंगे तो देखिए कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कंप्लीटली ये A वेव है, ये B वेव है, ये C वेव है। इसे हम वेव लाइन को हटा देते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अब जो बात है कि ये B वेव में कितना वेव है, B वेव में फिर 3 वेव्स है।
वो 3 वेव्स क्या है, इस तरह का। तो 3 वेव्स बनने के लिए अब क्या हुआ, ए बी बन गया, अब सी वेव बन रहा है। सी वेव कितने का होता है, 5 वेव्स का। आया आपके पास? अभी हम ओनली 5 वेव्स का जो आइडेंटिफाई करने से ही मेरा काम खत्म। तो मेरा अभी नेक्स्ट क्या टास्क होगा, वो होगा इस सी वेव में 5 वेव्स को आइडेंटिफाई करना और मार्क करना, तभी जाके पता चलेगा कि नेक्स्ट इसका मूवमेंट क्या होने वाला है। तो चलते हैं हम डेली चार्ट पर। अब हम है डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखिए ये ए बी एंड सी, ए एंड बी ऑलरेडी हो चुका है, इसे कोई मतलब नहीं है। सी वेव से मुझे एनालिसिस करना है, इसके अंदर के पता लगाना है कि 5 सबवेव्स बना है कि नहीं। तो 5 सबवेव्स बना है कि नहीं देखने के लिए इसके अंदर का जो वेव्स है इसको मार्किंग करना पड़ेगा। तो मैं मार्क करता हूँ, ये रहा 1 2 3 4 5। इसे अगर हम वेव लाइन से जोड़ते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा मूवमेंट किस तरह का होने वाला है। देखिए पता चल रहा है, ये अपसाइड मूवमेंट होगा, दैट मीन्स बुलिश है, यही से पता चल गया। तो फिर थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं जिसके इसका नॉलेज के लिए। वो क्या है, वो है कि यहाँ पर फोर्थ वेव क्या कंप्लीट हो चुका है, ये हम भी नहीं बता सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए सेकेंड वेव जो था वो सैलो बना है, ज़्यादा डीप नहीं बना। क्योंकि मैं अगर रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करूंगा तो ये 23.6% के लेवल पर आकर रुका हुआ है। अगर मैं इसे हटा दूं तो फिर दूसरा जो फोर्थ वेव होगा वो थोड़ा डीप होगा। वो कैसे, एज पर रूल फिर मैं रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा कि फोर्थ वेव कहाँ तक आया। देखिए फोर्थ वेव 50% को टच किया, दैट मीन्स ये डीप है। तो डीप है। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो कोई गारंटी नहीं है। बाकी हम तो हमेशा एक अनुमान ही लगा सकते हैं, 100% दावा नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं वो आवरली चार्ट में, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आवरली चार्ट में अगर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो एक वेव बना है, जो छोटा सा वेव वहाँ पर मैं दिखाया था, उसे अगर मैं मार्क करता हूँ तो ये रहा ए बी सी, ये ए बी एंड सी। ये वेव लाइन को अगर दिखाते हैं तो आपको लगे, देखने से पता चल जाएगा कि ये देखिए ए बी सी एक वेव बना, दैट मीन्स ये करेक्टिव वेव बना। जो आप जानते हैं इम्पल्सिव वेव के बाद एक करेक्टिव वेव बनता है। अब जो सी वेव बना है उसमें अगर 5 वेव होना चाहिए तो मैं उसमें 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और उसको मार्किंग कर दिया। देखिए एक एंडिंग डायगोनल, एंडिंग डायगोनल बनने के बाद देखिए फिर अपसाइड जा रहा, एज पर रूल, एज पर जो इसका रूल है उसी के अनुसार ये अपसाइड जा रहा। अपसाइड जा रहा तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। यहाँ देखिए एक वेव बना है 1 2, और ये अगर थर्ड वेव है तो थर्ड वेव के अंदर भी देखिए 1 2 3 4 5, दैट मीन्स इसके अंदर का इनर वेव भी बन चुका है। दैट मीन्स 1 2, ये 3 4, ये 4 एंड 5 इस तरह का बन रहा है। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब 5 ये बन रहा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब जो ऐसा बन रहा है हुआ है आवरली चार्ट में, तो देखिए इसका वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम को भी तो एक बार चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव वॉल्यूम बना क्योंकि इसमें गिरावट था। इसके बाद देखिए एवरेज के ऊपर ग्रीन वॉल्यूम बना। अगर आप मंथली चार्ट में जाते हैं तो मंथली चार्ट में भी देखिए क्या हाल है उसका। मंथली चार्ट में भी देखिए एवरेज से ज़्यादा ही है वॉल्यूम। तो मैं इसमें एक पॉजिटिव एजम्पशन लेके चल सकता हूँ। तो ये रहा आपको डेली चार्ट। अब हमें देखना है कि किस तरह का मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट के लिए मैं जो बता रहा हूँ वो कुछ इस तरह का है, ये अपसाइड जाने वाला है। अब ये अपसाइड मूवमेंट होगा, कहाँ तक होगा, चलिए पहले थोड़ा सा अपर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इसका अपसाइड मूवमेंट होगा, फिफ्थ वेव बनेगा, फिफ्थ वेव बनेगा। तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से इसका टारगेट निकाला जाता है। थर्ड वेव को एक्सटेंशन टूल लगाइए, थर्ड एंड फोर्थ वेव को, और देखिए मैंने बता रहा, मैंने सोच लिया कि यहाँ तक हो सकता है इसका क्या 50 और 61.8% में था। और दूसरी बात है कि अगर इसके टारगेट और भी बदल सकता है, क्योंकि ये देखिए ये जो थर्ड वेव बना है, थर्ड वेव क्या नॉर्मल से कितना है इसको चेक कर लीजिए। थर्ड वेव देखो 138.2% पर रुका हुआ है, तो थर्ड वेव नॉर्मल से थोड़ा कम है। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि ये एक एक्सटेंशन फिफ्थ वेव बन सकता है, 100% भी जा सकता है। उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए इसके 0, इसको 1 में लगाइए और इसको 4 में लगाइए। देखिए ये 100% लेवल
दैट मीन्स वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट वेव एंड ये 50% में आएगा तो इक्वल मेजरमेंट होगा, जा सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो बाकी हमको मतलब है बुलिश से, बुलिश अगर है तो हमें कुछ नहीं करना। आप इसमें दो चीज कर सकते हैं, एक यहाँ पर एंट्री माने एज पर इलियट वेव थ्योरी एक एंट्री बन सकता है, स्टॉप लॉस यहाँ बन सकता है, ऊपर जाएगा ठीक है, नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉस से निकल जाइए, नहीं तो वेट कीजिए और थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद यहाँ पर एडिशन कीजिए, एडिशन करने के बाद बड़ा प्रॉफिट लीजिए। तो ये रहा एनालिसिस। इस तरह का अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कौन कौन चीज से सीख रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या मुसीबतें आ रही है, ये हमें कमेंट करके बताइए। और कमेंट करने से आप इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। और बताइए कि किस किस स्टॉक का आपका एनालिसिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैं उसे करूंगा। और अगर अच्छा लगे तो जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ रील्डिक के पास अपना शेयर कीजिए, ताकि हमारा इलियो ट्रेडर जो यूट्यूब चैनल है उसे सभी कोई जान सके। अगर आपको मेरा इस एनालिसिस को अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, जरूर बताइए मुझे कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है समझने में, मैं उसे और क्लैरिफाई करूंगा। नए स्टॉक के लिए कुछ और एनालिसिस कर रहे हैं जो आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो बताइए, मैं एनालिसिस करूंगा। और अगर इस चैनल में बताए गए सभी चीज़ आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।